हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का मैच 2 यानी ज्योमेट्री का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो चुका होगा। अब ऑलमोस्ट रात का समय हो चुका है। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत ज्यादा रात हो चुका है और उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो होगा ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी वीडियो होने वाला है आपके मैच 2 के प्रिपरेशन करवाने के लिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 दिन में 2 दिन में इतना मेहनत हमने किया है कि मेरी हालत भी खराब हो चुकी है। और इतने सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए, लाइव रिवीजन दिए, एलएमआर रिवीजन दिया, हॉट्स क्वेश्चन दिया, 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए। तो उम्मीद करता हूं वो सभी वीडियोस आपको हेल्प करेंगे और आप उससे अच्छे एग्जाम में मार्क्स लेकर आ सकोगे। जिस प्रकार अलजेब्रा का पेपर आपका बहुत अच्छा गया, वैसे ही उम्मीद करता हूं ज्योमेट्री का पेपर यानी मैथ्स 2 का पेपर भी अच्छा जाए। तो चलिए, मेरी तरफ से सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। ये मैच 2 के लिए इस बार का आखिरी वीडियो होगा, तो जरूर से इसको देख लेना। क्या वीडियो लाया हूं आप लोग के लिए? लाया हूं 1 मार्क्स के एमसीक्यूज। अब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन नंबर 1B में जो सॉल्व करने वाले होते हैं वो नहीं ला पाया बिकॉज ऑफ टाइमिंग इश्यूज, क्योंकि बहुत कम समय बचा था। तो मैंने बोला कि यार ये बच गया है हमारा, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर बना दिया था। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कवर कर लिया था पूरा, लेकिन चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 करना बाकी था और उसमें पूरा ओवरऑल कवर करना बहुत मुश्किल हो गया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम। हमारे पास बिल्कुल कम समय बचा है, इसके लिए सिर्फ एमसीक्यूज करा रहा हूं। तो इसको देख लो, फटाफट से देख लेंगे और बहुत कम समय में वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कम समय में ये वीडियो देखना है, तो जितना हो सके ये वीडियो, अगर आप वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो इसको, तो जरूर से 1.5 या फिर 1.75 की स्पीड से लगा लो और फटाफट से इस वीडियो का कंसेप्ट समझ लो। ठीक है बच्चे? तो यार मेरी तरफ से दुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट है। अच्छे से मन लगा के बस पढ़ाई करते रहो, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आना। बस एक और चीज है, लेकिन सब चीज खत्म हो जाएगा। 10वीं का ज्योग्राफी पेपर खत्म हो जाएगा, 26 तारीख का खत्म हो जाएगा। मुझे भूल मत जाना यार, बहुत मेहनत किया यार आपके लिए, पूरा साल भर आपके लिए पढ़ा है, बल्कि ये साल से नहीं, पिछले कई 2-3 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं। तो प्लीज याद रखना, जब बूढ़े भी हो जाओगे तो भी याद रखना कि हाँ, एक राहुल सर हुआ कर। जैसे मैं भी अपने कुछ टीचर्स को याद रखता हूँ, भले ही मिल नहीं पाते, बातें नहीं हो पाती, लेकिन दिल से याद करता हूँ और वो दुआ कहीं ना कहीं उनको आती होगी और आप लोग की दुआ मुझे आती होगी। तो यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है? तो चलिए, बाकी बातें होती रहेगी। चलिए शुरुआत करेंगे। तो आप जितने भी वीडियोस हम डाल चुके हैं अब तक, वो एक बार हमारे वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लो। हो सकता है कुछ वीडियो आपने मिस कर दिया हो, तो उसको फटाफट 1.5 या फिर 2x की स्पीड से देख के खत्म कर लो। और जो भी चीज लाइव वाले सेक्शन में जो हमने लाइव लिया है उसको भी चेकआउट कर सकते हो। कम समय है आई नो, बट चेकआउट कर लो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जो हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से पूछ सकता है। क्या है एमसीक्यू? देखो क्या बोल रहा है, एपी इज ए टेंजेंट। अब देखो यहां पे सबसे पहले आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। मान लो कि एपी मेरा टेंजेंट है और एट ए ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। मतलब मेरे पास क्या है, एक सर्कल होगा। मेरे पास क्या होगा, एक सर्कल होगा। अब ये सर्कल के ऊपर एक इसका सेंटर पॉइंट है ओ नाम का। देखो रफ फिगर में बना रहा हूं, इस सर्कल के ऊपर अंदर मतलब सेंटर पॉइंट ओ है और एक्सटर्नल पॉइंट पी है जिससे टेंजेंट बन रहा है। तो मान लो यहां पे कहीं एक्सटर्नल पॉइंट पी है और यहां से क्या बना है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बना हुआ है। ठीक है? और इस टेंजेंट का नाम क्या है, एपी। तो ये ए होगा, ये आपका पी हो गया। ठीक है? अब यहां पे बोल रखा है कि ओ से लेके पी का डिस्टेंस जो है, यानी इस सेंटर से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, वो यहां पे इन्होंने बोल रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है? हमें बोल रहा है ओपीए का एंगल जो है, ये जो दिख रहा है ये एंगल, ये ओपीए का जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री दे रखा है। हमें क्वेश्चन पूछा है बच्चा, हमें क्वेश्चन पूछा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज डैश सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, ओ से लेके ए होगा। तो ओ से लेके ए का आपको क्या निकालना है बच्चा, डिस्टेंस निकालना है, यानी दिस डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। तो कैसे निकालोगे, अगर आप ये देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर ऑब्वियसली जब टेंजेंट और रेडियस जो होता है उसके बीच में 90 डिग्री होता है। तो हमारा जो एंगल ए होगा, अगर मैं कंसीडर करूं इन ट्रायंगल जिसका नाम है दोस्तों ओ ए पी, जिसमें एंगल ए मेरा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा बताओ? क्योंकि हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में परपेंडिकुलर बनता है और वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनता है। तो एंगल ए 90 डिग्री है, तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लेकिन यहां पे और कुछ वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आपको 30 डिग्री पता है, तो आप 30 डिग्री का लगा सकते हो कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट लगा सकते हो, ये 90 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये आपका 60 डिग्री होगा, तो 30 60 90 लगा सकते हो। 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम लगाते हो और उसके अनुसार क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। आपको ओए निकालना है ना, रेडियस आपका क्या है, ओए है, तो ओए निकालना है। तो साइड अपोजिट 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसमें क्या है, 90 के अपोजिट वाला साइड, ओपी। ओपी का वैल्यू कितना है, 12 दे रखा है। तो 2 1 2 2 6 12, तो आपका आंसर आ गया 6। ऑप्शन में 6 है क्या बच्चा, चेक कर लो, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में 6 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो ये खासकर सर्कल वाले ऐसे चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज पूछते हैं वो ट्रिकी पूछते हैं।
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पीछे से पूछना पड़ जाता है, बच्चा इसका आंसर बता, इसका आंसर बता, और वो कभी कभी खुद आंसर गलत लिखे होते हैं और वही आंसर आपको बता देते हैं, तो आपका भी रॉन्ग हो जाता है। बच्चे अपने आप पे भरोसा रखोगे, आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो खुद से सॉल्व करके सही आंसर टिक करके आओगे, सही आंसर का जो ऑप्शन है वो लिख कर आओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, टेंजेंट पीए एंड पीबी, ये डायग्राम आपको दिया हुआ, इसमें है पीए और ये पी, दो टेंजेंट दिए हुए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पी से यहां पे टेंजेंट बना रहे, हमें पूछे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पीओए। तो पीओए किधर है, ये पी है, ये ओ है, ये ए, यानी ये एंगल निकालना है, और आपको ये पूरा एंगल 75 दिया है, तो ये पूरा एंगल 75 है, तो ये आधा एंगल 35 होगा, ठीक है, आधा एंगल 35 होगा। ये एंगल आपको पता है ये 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, ठीक है, ये एंगल आपका 90 होता है, तो आप निकाल सकते हो, आपको निकालना क्या है, पीओए ना, अगर आप देखोगे तो आपको पीओए निकालना है। तो इससे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो ये आपको पूरा पता है, ये क्या है 70 डिग्री, ये आपको पता है ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90, तो 90 प्लस 90 प्लस 70 आपको पता है कि टोटल एंगल, ये क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, तो अगर आप देखो इन क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम क्या है, ए पी बी ओ, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी पी ओ, चारों एंगल को अगर मैं प्लस कर दूं, यानी एंगल ए को प्लस करूं, एंगल पी को प्लस करूं, एंगल बी को प्लस करूं, प्लस एंगल ओ को प्लस करूं, तो कुल मिला के आएगा 360 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट ऑल द एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम करेंगे तो एंगल ए मुझे पता है ये 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन रहा है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 हो गया, प्लस एंगल पी आपको 70 दे रखा है, प्लस एंगल बी जो है ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, प्लस एंगल ओ, ये वाला एंगल पूरा, ये पूरा एंगल ओ है ना, ये पूरा एंगल ओ है ना, ये तो निकालना है आपको, तो पूरा एंगल ओ जो है कितना है ये पता नहीं है, तो एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब प्लस कर दो, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 होता है 250, यानी कि एंगल ओ जो आएगा वो आएगा 360 माइनस 250, तो आपका आंसर आएगा एंगल ओ का 110 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या आएगा 110 डिग्री। आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है एंगल पीओए, यानी पीओए यानी सिर्फ इतना निकालना है। तो पूरा ओ आपका 110 डिग्री है, पूरा ओ आपका 110 डिग्री है, तो आपको अगर एंगल पीओए सिर्फ निकालना है तो इसका आधा करना पड़ेगा, इस पूरे का आधा करोगे तभी तो ये आधा आएगा ना, करेक्ट। तो यानी 110 आपका आया था, उसको आधा कर दो तो हो जाएगा 55 डिग्री। क्या ऑप्शन में 55 डिग्री दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो बड़े चौड़े होते हैं क्वेश्चंस, कंफ्यूज भी करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, गलत सही, लेकिन आपका दिमाग जो आपने कंसेप्ट सीखा है वो लगाते जाओ, आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन में मैच करेगा ही, 1 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आया बच्चा। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में से भी चैप्टर्स में से एमसीक्यूज पूछते हैं बच्चा, तो कंफ्यूज नहीं मत होना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब मान लो कि अगर एक सर्कल है मेरे पास और उसी के ऊपर एक पॉइंट है, तो उसके ऊपर से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट जो है बच्चा वो ड्रॉ हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था, कभी भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कुछ सर्कल के ऊपर उसके ऊपर ही पॉइंट है तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब एक टेंजेंट है और उसके अंदर एक डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर होगा, तो इस एंड पॉइंट पे, डायमीटर के एंड पॉइंट पे कितने से टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक यहां ड्रॉ हो सकता है, एक यहां ड्रॉ हो सकता है। मतलब कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। और ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। तो ऑप्शन में पैरेलल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन है, डैश नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल। मतलब मान लो कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, समझ लो P, तो P से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक यहां ड्रॉ हो जाएगा और एक यहां ड्रॉ हो जाएगा, मतलब सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरा कंसेप्ट का खेल है, पूरा का पूरा कंसेप्ट का खेल है बच्चा, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, छोड़ना बिल्कुल नहीं, 1 मार्क्स फुकट का है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या बोल रहा है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। मतलब एक सर्कल ये है, इसका एक सेंटर पॉइंट है, और एक और सर्कल है जो इसको टच कर रहा है, लेकिन उसका जो ये है, मतलब ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, मतलब जो सर्कल है वो इस तरीके से है कि उसका सेंटर पास हो रहा है एक दूसरे के साथ। मतलब ये वाला सर्कल पास हो रहा है इसके सेंटर से, ये वाला सर्कल पास हो रहा है इसके सेंटर से। अब देखो मेरे हाथ से बना तो टेढ़ा मेढ़ा बना है। इसमें पूछा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर के सेंटर का वो 12 है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, हर सर्कल के रेडियस कितना हुआ। तो यहां से लेके यहां कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां 12 हो जाएगा,
और यहां से लेके यहां भी 12 हो जाएगा, तो मतलब मेरा रेडियस 12 ही आएगा। द करेक्ट आंसर विल बी 12। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 12 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 12 है, तो रेडियस भी उतने ही आएंगे जो कि है 12। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस बच्चा एग्जाम में आए तो आप आराम से सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकाल पाओ। चलिए अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ये हो गया हमारा माफ करना कंस्ट्रक्शन का, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो था उसके ऊपर इतने सारे मैंने टाइप के एमसीक्यूज आपको करा दिया। अब उसमें से पूछ सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के भी पूछ सकते हैं, आप बस प्रैक्टिस करके ले लो। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। एक सेगमेंट होगा ए बी नाम का, ए और बी नाम का सेगमेंट है, इसका एक पॉइंट पी है मिड पॉइंट, और इसका क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना है। तो ये ए है, ए का है -4,2 और बी है 6,2। मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो यहां पे। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चा? x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का बच्चा? कुछ नहीं करना है, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब देखो इसमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते तो थोड़ा रफ वर्क कर सकते हो, थोड़ा स्टेप भगा भगा के करो, हमको सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है 6/2 और y इज इक्वल टू y1 कितना है 2 प्लस y2 2 है अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 - 4 यानी 2/2, y इज इक्वल टू 2 + 2 4/2। तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। 1,2 दिया है, बिल्कुल दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1,2 आ रहा है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, कर दिया। देखो अगेन मैं बार बार आपको बोल चुका था पहले भी और अभी भी बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छा स्कोर करना है, सभी फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लो, बस वही है कंसेप्ट उसमें और कुछ नहीं। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q दिया हुआ है, दो ये है डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस बोल दिया मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला किसका लगे? डिस्टेंस ऑफ PQ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है आपके लिए, करेक्ट? इसमें आपका ये आपके लिए x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट ऑन करो। डिस्टेंस ऑफ PQ आपको दे रखा है 5, ये 5 इज इक्वल टू x2 कितना है यहाँ पे 5 माइनस x1 कितना है 2, 5 - 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है दोस्तों y2 देखो y2 x है, माइनस y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो। 5 इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस x - 2 का स्क्वायर। अब x - 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? उसका बहुत लंबा एक्सप्रेशन आएगा, तो इसको एज इट इज में छोड़ देता हूं, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा? देखो थोड़ा सा क्रिटिकल है ये, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं बताओ? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस x - 2 दी होल स्क्वायर। मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। लिखो यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होएगा फिर? 25 इज इक्वल टू 9 इधर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू x - 2 दी होल स्क्वायर मतलब a - b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 2 जा 4, 4x प्लस 4 हो जाएगा। 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर। ठीक है, अब देखो 9 + 4 13 होता है। ठीक है, 13 को इधर लेके आ जाओ, 25 - 13 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 25 - 13 कितना होता है? 25 - 13 होता है 12, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गया, 12 आना चाहिए, 6 2 12 मतलब x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूं यहाँ पे, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कितना बड़ा क्वेश्चन है, सोचो ये 1 मार्क्स के लिए। x माइनस 6 और x प्लस 2, तो मतलब x इज इक्वल टू 6 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। क्या ऑप्शन में है क्या? 6 और माइनस 2 है क्या? 6 और माइनस 2 है, देखो पहला ही ऑप्शन सही है। x इज इक्वल टू 6 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2। हम लोग को बड़ा सॉल्व इसलिए करना पड़ा x का वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू अननोन था। तो ऐसे आपके मतलब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो तो डायरेक्ट भी आपको आ जाएगा कि चलो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालो, लेकिन कभी कभी इसमें x दे दिया, कोऑर्डिनेट की जगह पे x दे दिया, तो आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ा, आपको इसमें फैक्टराइजेशन मेथड घुसाना पड़ा जो आपने अलजेब्रा में सीखा था, तब जाके आंसर निकला। तो बस यही है, मैथ्स यही है, आपस में कनेक्टेड है, साथ में हाथ डाल के चलते हैं और ऑब्वियसली चलना भी चाहिए। करेक्ट है, तो ये हो गया आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर 1,3। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो कि ये मेरा क्या है, मेरा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, मतलब ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस होगा, यहां पे वाई एक्सिस होगा, ये अगेन एक्स एक्सिस माइनस में, यहां पे माइनस में वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब एक सेगमेंट है ए बी नाम का। अब मुझे ए बी पता नहीं है किधर है, लेकिन मुझे पता है ए का जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,3 है। तो समझ लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3 है, ठीक है ना, मान लो। तो यहां पे 1,3 मतलब यहां पे कहीं पे आएगा मेरा ए पॉइंट, ये मेरा आ गया ए पॉइंट। अब मुझे पता करना है कि बी पॉइंट किधर आएगा, तभी तो मेरा सेगमेंट ए बी बनेगा। लेकिन एक चीज बोल रखा है कि मेरा जो सेगमेंट ए बी है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, मतलब लाइन मेरा ऐसे ही बनेगा कहीं पे। तो लाइन मेरा ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा, तो इसका मतलब जो मेरा y का वैल्यू रहेगा, y का जो वैल्यू है वो 3 है ना, 3 पे ही आ रहा है ना। देखो y का वैल्यू 3 है, तो जहां पे भी y का वैल्यू 3 दिख रहा है वही मेरा करेक्ट आंसर है, यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो y मेरा 3 है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझा कैसे आया? कंसेप्ट का खेल था, पूरा कंसेप्ट का खेल था कि मुझे क्लियरली बोल रखा है कि मेरा ए बी जो सेगमेंट है वो कहीं पे तो है ग्राफ में, कहीं पे तो है, लेकिन वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पैरेलल है, लेकिन ए पॉइंट हमको पता ही है 2,3 पे है। ए जो है ये 1,3 पे, तो ये 1,3 ये वाला लाइन है, तो 1,3 पे है वो, ठीक है, 1,3 पे है। तो 1,3 मतलब ये वाला 1, ये वाला आपका 3 और ये वाला आपका 1। तो इस हिसाब से हमने किया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल इज 12, sum of x coordinate of a vertices of a triangle is 12, sum of y coordinates so is 9, then coordinates of centroid are dash। तो centroid निकालने का एक फॉर्मूला है, centroid फॉर्मूला आपको पता ही है, x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 और y is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको। अब इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, तो जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसका सम का जो वैल्यू है वो 12 है, यानी कि क्या हो जाएगा, x is equal to 12/3 हो जाएगा। और y का भी जो सम है, y कोऑर्डिनेट का जो सम है वो 9 है, यानी इस y1 plus y2 plus y3 का वैल्यू है 9/3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, x is equal to 12/3 4 हो जाएगा, y is equal to 9/3 3 हो जाएगा। तो 4,3 आंसर है क्या कहीं पे? 4,3 बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4,3। समझा कितना इजी है, कितना अच्छी तरीके से हम कर पा रहे हैं इसको। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको कंसेप्ट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज डैश। डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस ऑफ PQ आपको निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ के लिए फॉर्मूला वही है, दैट इज x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अगेन x2 ये मेरे लिए x1 है, ये x2 है, सॉरी y1 है, x1 y1 x2 y2। चलो कैलकुलेट करो, x2 का वैल्यू है 5 माइनस x1 का वैल्यू है -1, तो x प्लस 1 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है मेरा -7 माइनस y1 कितना है मेरे लिए 1, इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस 1 -8 का स्क्वायर, ठीक है, -8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 + 64 दैट विल बी इक्वल टू √100 एंड इसका वैल्यू आएगा 10। तो डिस्टेंस ऑफ PQ मेरा 10 आ रहा है, ऑप्शन में 10 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है कि नहीं? तो चलो 1 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, चाहे वो सॉल्व करने के लिए आए, चाहे वो एमसीक्यू में आए, आप आराम से इसको कर सकोगे। जरूर से इसको अच्छे से मेहनत करके प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा एग्जांपल है हमारे पास। अगला एग्जांपल है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से। चलो इसमें से भी देखते हैं 1 मार्क्स वाले कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो चेकआउट करते हैं। ध्यान देना, क्या बोल रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू डैश। तो आपको एक फंडा पता है, क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फंडा पता है कि नहीं पता है आपको? ये एक फॉर्मूला है, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहां पे sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो हमारा मेन ओरिजिनल इक्वेशन तो ये रहा, ये है हमारा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस ये sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन में 1 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में 1 है, बिल्कुल है। तो ये मेरा आंसर आ गया, खत्म कहानी। क्लियर? इतना इजी था। नेक्स्ट, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आया थोड़ा असली सॉल्व करने वाला, मजेदार। क्या बोल रहा है, sin थीटा 3/5, हमको एक फॉर्मूला पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पता है, हमको निकालना है cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखूंगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो sin को उधर 1 के पास भेज दिया तो माइनस में चला गया। अब यहां पे देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin का वैल्यू पता है 3/5, तो sin की जगह पे लिख दो 3/5 और ये पूरा है स्क्वायर में, ठीक है। सॉल्व कर लो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 9/25। आगे सॉल्व करो,
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन नीचे क्या है 25 है, तो ये वही रहेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 25 माइनस 9 होता है 16 अपॉन 25 नीचे सेम टू सेम। हमें चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये अंडर रूट में चले जाएगा, यानी 16 अपॉन 25 अंडर रूट में, तो 16 का रूट होता है 4, 25 का रूट होता है 5, आंसर आपका 4/5 आया। तो ऑप्शन में 4/5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी माई करेक्ट आंसर। कितना इजी है, मतलब चुटकी बजा रहे हम लोग, आ रहा है आंसर। क्यों आ रहा है? बिकॉज हमें कंसेप्ट पता है, हमें पता है किस तरीके से चीजों को सॉल्व की जाती है, इसीलिए हम फटाफट आंसर निकाल पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग भी प्रैक्टिस करे होंगे, तो डेफिनेटली आपके भी अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू ऑफ 2 tan 45। देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है देखो, समझो इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय tan 45, तो tan 45 का वैल्यू पता है आपको? tan 45 का वैल्यू अगर नहीं पता तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे निकालते हैं। आपको sin 45 का वैल्यू पता है? sin 45 का जो वैल्यू, क्योंकि tan का मतलब आप जानते हो ना, tan थीटा का मतलब है sin अपॉन cos, तो tan 45 का जो वैल्यू होगा वो होगा sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2 और cos 45 का भी होता है 1/√2, तो tan 45 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको पता है ये tan 45 का जो वैल्यू है वो 1 होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय sin 30 होता है 1/2, sin 30 1/2 होता है, बराबर। तो ये 2 कैंसल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस यहां पे बचा 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन में 1 है क्या? बिल्कुल है, यही मेरा करेक्ट आंसर बन गया। कितना इजी था बताओ, बस आपको ये फंडा पता था। अगर मान लो हर एक को tan 45 का वैल्यू याद रहेगा, tan 30 पूछ लो तो याद है क्या tan 30 का वैल्यू? नहीं, हर किसी को sin पूरा याद रहता है, cos पूरा याद रहता है, लेकिन अगर आपको sin cos पता है तो आप tan निकाल सकते हो, cot निकाल सकते हो, कोई एक वैल्यू पता है तो आप बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था। अगर आपने हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखा है, जो मैंने लेक्चर वीडियोस बनाया था, तो हर बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजीएस्ट लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर ना जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था मेरे को बहुत हार्ड लगता था, और इसके वजह से मेरे मार्क्स कट हुए थे, तभी मैं आउट ऑफ मार्क्स नहीं निकाल पाया, क्योंकि मैं प्रूव दैट एक एग्जांपल में फंस गया था, नहीं कर पाया था। लेकिन तब से मैंने ठानी थी और इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लिया था कि आज ट्रिग्नोमेट्री मेरे को सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगता है पूरे ज्योमेट्री का, मजा आता है, खासकर प्रूव दैट में मजा आता है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू होता है दोस्तों cosec स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए। ठीक है, करेक्ट है, यही होता है। अब cos का मतलब आप जानते हो, cos का मतलब क्या होता है दोस्तों? cos का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं, cosec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सीधा कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और आपको पता है कि cos अपॉन साइन का मतलब क्या होता है? cot होता है, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में cot स्क्वायर ए है क्या? बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज माय करेक्ट आंसर। कितना इजी था बताओ? ट्रिग्नोमेट्री डर लगा? नहीं लगा। क्यों? फॉर्मूला पता था आपको, फॉर्मूला पता था, 1 प्लस cot स्क्वायर ए का वैल्यू होता है cosec स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 मेन आइडेंटिटी फॉर्मूले, मतलब वो वाले फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले फॉर्मूले, इसको आप याद रख लोगे तो बाकी हर चीज आसान है, और छोटे मोटे जो आपके कन्वर्जन वाले फॉर्मूले वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, क्या आएगा इसका आंसर बताओ? अब मुझे बताए दोस्तों, cos थीटा जो होता है मल्टीप्लाई बाय sec थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा मतलब क्या होता है? sec थीटा मतलब होता है 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा कैंसिल, क्या बच रहा है? सिर्फ 1 बच रहा है, तो ऑप्शन में 1 है, बिल्कुल है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना इजी था, आंख बंद करके आंसर निकाल सकते हो इसका, इस प्रकार इजी होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता है, तो वो नहीं कर पाते, गलत कर देते, या फिर किसी से पूछ पाछ के गलत लिख के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो अब ये असली खेल है थोड़ा सा। मुझे पता है tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 है, तो थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan 1 कब होता है? जब थीटा 45 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 45, थीटा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा मेरा 45 डिग्री आ गया, और थीटा 45 डिग्री आ गया तो यहां पे मैं डाल सकता हूं, क्वेश्चन क्या पूछा है? sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, तो थीटा की जगह पे लिखूंगा sin 45 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू cos 45। ठीक है, तो sin थीटा का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। ठीक है, कितना आएगा? sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 1/√2, 1/√4। ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया है शायद। ठीक है, ऑप्शन मैंने शायद गलत लिख दिया है। sin 45 मल्टीप्लाई बाय cos 45, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं बच्चा, कुछ गड़बड़ तो मैंने नहीं कर दिया ना? हाँ, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, तो ऑप्शन 1/,
जो है ना, एक मैंने ऑप्शन गलत लिखा, ये वाला, ये देखो, इसका आंसर एक्चुअल में 1/2 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसको करेक्ट करके लिख दो, क्योंकि देखो 1/√2 को 1/√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 × 1 1 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो जाएगा, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने सिर्फ 1 लिखा, शायद 1/2 आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन मैंने लिखते टाइम मैंने गलती कर दी। चलो ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। कंसेप्ट समझ में आया कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। पहले tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया था, तो हमने इसके हेल्प से थीटा निकाल दिया, जो कि आ गया 45। फिर इसके अंदर 45 थीटा की जगह पे पुट कर दिया, sin 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, सबको पता है, मल्टीप्लाई किया, आ गया 1/2 आंसर। इसको कैसे निकालोगे? sin 75 अपॉन cos 15, आपको अगेन एक फंडा पता है, sin 75 जो है अपॉन cos 15 जो है, इसको आप लिख सकते हो sin 75 को आप लिख सकते हो cos, ठीक है, cos 9, देखो cos थीटा जो sin थीटा जो होता है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस कितना हो जाएगा 75, ठीक है, cos 90 माइनस 75 दैट इज नथिंग बट ये आपका हो जाएगा cos 15, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 15 अपॉन cos 15, दोनों सेम है, इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन में आंसर 1 है, बिल्कुल है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, cos 90 माइनस, अच्छा 75 है ना, यहां पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहां पे 15 लिखो ना, 90 माइनस 15 करोगे तभी तो 75 आएगा, ठीक है, तो साइन 90 माइनस 45 9 साइन, हाँ ये पूरा रॉन्ग लिखा है मैंने, ये साइन आएगा ना इधर पे, हाँ पूरा ही रॉन्ग लिख दिया। देखो कभी कभी ना दिमाग कहीं और चलता है, इसके लिए गड़बड़ हो जाती है। साइन 75 है ना, तो साइन 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस 15 लिख सकता हूं ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 15 आ गया अपॉन कॉस 15 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो अभी रात हो चुका है, सुबह से कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूं, दिमाग कभी कभी ना क्लोज हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ब्लैकआउट हो गया, चक्कर आके गिर जाऊंगा ऐसा, तो ये छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, लेकिन करेक्ट कर देना। फॉर्मूला क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो हमने साइन 75 को कैसे लिखा? 75 को कैसे लिख सकते हो? 90 माइनस 15 लिख सकते हो, 90 माइनस 15 75 होता है, तो साइन 90 माइनस 15 इज इक्वल टू कॉस 15, ये हो गया, नीचे तो cos 15 पहले से ही था, cos 15 कैंसिल, 1 आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो ये छठा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म, एक आखिरी चैप्टर मेंसुरेशन, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हमारा पूरा एंटायर मैच 2 का जितने चीजें थी समझ लो हमने प्रोवाइड कर दिया, बस दैट्स इट। तो ये इसको देख लेते हैं फटाफट से, क्या है। अब देखो ये खतरनाक क्वेश्चन होते हैं थोड़ा, तो मैंने हिंट लिख के रखा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। कैसे याद रखना है, मतलब ये फॉर्मूला मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोग बाय हार्ट रख सको इसको। क्या करना है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द मेजरमेंट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 160 डिग्री, मतलब मेजरमेंट ऑफ जो आर्क है वो है 160 डिग्री दे रखा है, मतलब आपको थीटा का वैल्यू दे रखा है 160 डिग्री। आपको बोला है लेंथ दिया हुआ है, यानी कि जो 44 सेंटीमीटर है वो आपको दे रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क जो है ये आपको 44 दे रखा है, लेंथ दिया हुआ है आर्क का 44 सेंटीमीटर दे रखा है, सरकमफेरेंस निकालना है। तो हमको फॉर्मूला पता है, कभी भी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, जिसमें 2 पाई आर का मतलब सरकमफेरेंस ही होता है। तो लेंथ आपको पता ही है 44 है, फॉर्मूले में डालो वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, तो फॉर्मूला क्या है आपका, लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू डालता हूं मैं, तो लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू थीटा कितना है, थीटा आपका 160 है, तो 160 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर एज इट इज रख रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 पाई आर का वैल्यू चाहिए। ये 0 0 कैंसिल कर दूंगा बच्चा, 4 के टेबल में 4 4 जा 16 करूंगा, 4 9 जा 36 कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। 9 उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 9 उधर भेज दूंगा तो 44 मल्टीप्लाई बाय 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36, 37 38 39, 3 कितना हो जाएगा यार, देखो 9 4 जा 36, 3 कैरी हुआ, 9 4 जा 36, 37 38 39 39, 396 हो गया, नीचे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 पाई आर बचेगा, और 4 1 जा 4 कर दूंगा, 4 9 जा 36 करूंगा, ठीक है, और कितना बचा 36 4 9 99, 2 पाई आर का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो 99 आ रहा है। 2 पाई आर मतलब होता है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 98। 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में 99 है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर बच्चा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, कभी भी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल आया उसका फॉर्मूला याद रखो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। व्हाट इज द 2 पाई आर हियर, 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस। इस प्रकार आपको याद करना है। चलो याद करवा दिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7। आपको पेरीमीटर निकालना है, अगेन एक फॉर्मूला है पेरीमीटर के लिए, याद रखना पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला ये होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, लेकिन प्लस 2 आर और प्लस कर देना उसमें, तो आपका बन जाएगा पेरीमीटर। तो करना क्या है इसमें,
आपको पेरीमीटर दिया है क्या, नहीं फाइंड करना है, ठीक है। थीटा का वैल्यू दिया है क्या, 90 डिग्री दिया हुआ है अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। 2 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का रेडियस का वैल्यू दिया है क्या, रेडियस आपका 7 दिया है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 7। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पहले ये 0 0 कैंसिल, 9 1 9 9 4 36, नीचे 4 आया, ये 7 पूरा कैंसिल, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, क्या बच रहा है, ऊपर सिर्फ बच रहा है, देखो ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ऊपर बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 होता है ना, डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 होता है, ये 44 आ गया, नीचे आपका सिर्फ 4 बच रहा है, 44/4 बच रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14, 4 1 4 4 11 11 प्लस 14 इज इक्वल टू 25। तो क्या ऑप्शन में 25 कुछ है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझा बच्चा, तो इस प्रकार से करना है, फॉर्मूला याद रहेगा। अगेन लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, उसके रिलेटेड कुछ पूछा तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। पेरीमीटर आपको पूछा है तो पेरीमीटर में भी वही फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, लेकिन प्लस 2 आर एक्स्ट्रा है, याद रखना पेरीमीटर के केस में। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कमफरेंस क्या होता है, इसका रेशियो, और एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो। तो सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका जो रेशियो दिया है वो 2/7 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालेंगे सर्कमफरेंस, बताओ कैसे निकाले यार, क्या करें बताओ। एक चीज कर सकते हैं हम लोग बच्चा, ये पाई पाई कैंसल, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 2/7, फाइंड इट सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बच्चा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं, एक मिनट थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, ये एक आर कैंसल, ये आर का स्क्वायर कैंसल, ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ आर बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 2/7 बचा, ठीक है। ये 2 कैंसल, मतलब क्या बचा, यहां पे 1 यहां पे 1 बचा, मतलब क्या बचा, 1/r इज इक्वल टू 1/7 बचा। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7, 1 मल्टीप्लाई बाय r इज r, तो r इज इक्वल टू 7 आ गया। रेडियस आपको 7 मिल गया। सर्कमफरेंस निकालना है आपको, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r का वैल्यू है 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 14, 14 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 14 पाई। तो क्या ऑप्शन में 14 पाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यही मेरा करेक्ट आंसर है। इजी है, कंफ्यूजिंग था एक टाइम पे, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अरे कैसे करे, तो ये याद आ गया। तो ये आपका क्या है, 14 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले हमने रेडियस निकाल लिया, उसके बाद सर्कमफरेंस का फॉर्मूला डाल दिया। चलो आखिरी क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 0.1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत यूनिक क्वेश्चन है। 0.01 सेंटीमीटर उसका साइड दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो साइड क्यूब, साइड आपका 0.01 है, इसका आपको क्यूब निकालना है। इसका मतलब 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 जीरो किस में है, पॉइंट के बाद ये तो आएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, पॉइंट के बाद 3 ही जीरो, ये भी नहीं आएगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 छठवें पे आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.0000001 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से बच्चा कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर्स में से पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से मेहनत करना है, फॉर्मूले सबको याद करके और उसमें इंप्लीमेंट करना है, डेफिनेटली आपको सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो आखिरी वीडियो था ये भी आपके लिए हम यहां पे डाल चुके हैं, और उम्मीद करता हूं इतने सारे वीडियोस जो हमने पिछले 1 1.5 2 दिन में डाले हैं ये आपको हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपका जब भी एग्जाम है ज्योमेट्री का नेक्स्ट डे, उसके मॉर्निंग में हम एक लास्ट मोमेंट रिवीजन और टिप्स देने की कोशिश करेंगे लाइव के फॉर्म में। तो हमारे साथ जुड़ जाना, और डेफिनेटली आपको बहुत मजा आया होगा हमारे साथ ये जर्नी एंजॉय करके। तो बस प्यार देते रहना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। आज का वीडियो और बाकी सभी वीडियोस आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, एंड मैं चाहता हूं हमारे जितने भी वीडियोस आप देखते हो दोस्तों, प्लीज जितना हो सके शेयर करके फैला देना अपने सभी दोस्तों के साथ। महाराष्ट्र में जितने भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, सबको बोलना आगे भी शेयर करने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनका कुछ एक हेल्प कर सके, कुछ योगदान दे सके, ठीक है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार अगर चैनल पे आए हो, चैनल को अभी तक देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।